अगर परिभाषा के रूप में कहा जाए तो दो संख्याओं का योग यदि शून्य हो जाता है तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। दोनों संख्याओं का योग शून्य होना चाहिए। वैसे तो परिभाषा आपका यही है, लेकिन परिभाषा आपको सीटेट के एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता, तो हम इसका एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। परिभाषा यदि दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे कि यदि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि 7 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो हम जानते हैं कि दो संख्या को जोड़ने पे शून्य होना चाहिए। दो संख्या को जोड़ने पे शून्य होना चाहिए, तो आखिर 7 में क्या जोड़ेंगे? 7 में क्या जोड़ेंगे कि शून्य हो जाएगा? ऑब्वियसली हम लोग -7 को जोड़ेंगे, है ना। 7 में -7 को जोड़ने पे शून्य हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -3 में हम 3 जब ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम अगर ध्यान से समझे इसको, है ना, ध्यान से समझे, तो जो वैल्यू का योज्य प्रतिलोम निकालना होता है उसका निगेटिव वैल्यू होता है। तो 7 का योज्य प्रतिलोम -7 है ना, -3 7 का योज्य प्रतिलोम -7। उसी तरीके से अगर -3 का योज्य प्रतिलोम पूछे तो +3 होगा, और +3 का योज्य प्रतिलोम पूछे तो -3 होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका, है ना। यानी उसका निगेटिव वैल्यू, -3 का निगेटिव क्या होता है? -3 का निगेटिव आपसे पूछे तो -3 का निगेटिव, -3 के आगे माइनस लगा दीजिए, ये +3 हो जाएगा, है ना। -3 का निगेटिव, यानी किसी भी संख्या का निगेटिव वैल्यू उसका योज्य प्रतिलोम होता है ना। अगर वो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। सीधा सा याद रखेंगे कि पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये होता है योज्य प्रतिलोम। यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि योज्य तत्समक किसे कहते हैं, है ना। योज्य तत्समक क्या होता है? तो शून्य को हम लोग योज्य तत्समक कहते हैं। शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। आपसे अगर 2/3 का योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 2/3 है तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3, है ना। अगर आपसे 1/7 का योज्य प्रतिलोम पूछे, -1/7 का, तो -1/7 का 1/7 हो जाएगा, है ना। प्रश्न कभी कभी आपको उलझाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको -a का योज्य प्रतिलोम पूछे, -a का योज्य प्रतिलोम, तो सीधा सा इसका पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। निगेटिव का योज्य प्रतिलोम पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपको -c/d ले दिया, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो हम लोग लिखेंगे c/d। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया 1/p का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/p का योज्य प्रतिलोम -1/p होगा। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा योज्य प्रतिलोम से संबंधित तो आपसे बन जाना चाहिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन यहां पूछेगा योज्य तत्समक, तो शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, योज्य तत्समक किसे कहते हैं? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, है ना। वहां से आपको सेलेक्ट करना होगा कि योज्य तत्समक क्या होता है। ये आपका योज्य प्रतिलोम था, ये आपका योज्य तत्समक है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ध्यान दीजिएगा, 0 को, है ना, 0 शून्य को एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। शून्य को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। 0 एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है, तो आपको जो भी ऑप्शन में शून्य रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ठीक जैसे हम लोग पढ़े एडिटिव इनवर्स, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। दो संख्याओं को गुना करने के बाद, है ना, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो आपका 1 आना चाहिए। दो संख्याओं को गुना करने पे अगर वो 1 हो जाता है तो वे दोनों संख्या एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे अगर 5 का गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछे, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? परिभाषा के अकॉर्डिंग गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है जिन दो संख्याओं को गुना करने पे 1 के बराबर हो जाए, है ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 होना चाहिए। तो अब आप बताइए कि 5 को किस संख्या से गुना करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखिए कि 5 को अगर हम 1/5 से गुना करेंगे 1/5 से, तो ये आपका 5 कैंसिल होगा और 1 मिल जाएगा। तो
तो इसका मतलब हुआ कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होगा और 1/5 का 5 होगा। क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है तो आप क्या जवाब दोगे? इसका गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 होगा। तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 और 3/2 का 2/3 है ना, यानी उसका इन्वर्स हो जाएगा, है ना। अंश को हर में लिखोगे, हर को अंश में। जैसे अगर आपसे पूछे 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/5 है, इसको आप उल्टा कर दीजिए तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 5 हो जाएगा, यानी 5/1, है ना। अगर आपसे पूछे 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 7/2 होगा। अगर आपसे पूछ दे -1/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -7 हो जाएगा, है ना। 1/7 को -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि ये निगेटिव है तो यहाँ प्लस लिख दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 1 आ जाएगा, है ना। अगर क्वेश्चन -4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो -4/5 का इसको पहले उल्टा कीजिए, है ना। सिर्फ आपको उल्टा करना है, अंश को हर में लिखना है, हर को अंश में लिखना है। तो ये हो जाएगा -5/4। आप इन दोनों को गुना करने पे 1 आ जाएगा, इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये और इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन ऐसा दे सकता है जिससे कि आपको उलझाया जा सकता है। जैसे a का गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो 1/a, है ना। c/d का गुणात्मक प्रतिलोम d/c, c/d का गुणात्मक प्रतिलोम d/c, है ना। तो आपको लेटर भी दे सकता है, कोई लेटर दे देगा, उसका गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछेगा तो सिर्फ आप उसका रेसिप्रोकल लोगे, है ना। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, अंश को हर में और हर को अंश में लिखोगे। अब है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जैसे यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम है वैसे ये क्वेश्चन बनेगा गुणात्मक तत्समक के, है ना। इसके पहले हम लोग पढ़े थे योज्य तत्समक। योज्य तत्समक शून्य होता है, दो संख्याओं को जोड़ने पे शून्य होता है तो शून्य हमारा योज्य तत्समक है। यहाँ पे हम लोग ने गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ा था। गुणात्मक प्रतिलोम दोनों संख्या को गुना करने पे 1 होना चाहिए, है ना। इन दोनों को गुना कीजिएगा 1 आ जाएगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा 1 आ जाएगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये, इसका ये, है ना, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये तो गुणात्मक प्रतिलोम था। गुणात्मक तत्समक क्या हो गया? तो इन दोनों को गुना करने पे 1 आता है, इसलिए गुणात्मक तत्समक हमारा 1 होता है। गुणात्मक तत्समक 1 होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनेंगे, है ना। एक छोटा सा टॉपिक और है, संवृत्त गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये जो गुण है संवृत्त गुण, इसको थोड़ा सा आप समझिए। एक पूर्ण संख्या को अगर दूसरे पूर्ण संख्या के साथ जोड़ा जाए तो जो आपको मिलता है वो भी एक पूर्ण संख्या होता है। 3 + 7 = 10 कहता है कि एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या के साथ जोड़ा जाए तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। इसे ही हम लोग संवृत्त गुण कहते हैं, यानी पूर्ण को पूर्ण के साथ जोड़े तो पूर्ण प्राप्त हुआ, है ना। वैसे ही एक प्राकृत संख्या को दूसरे प्राकृत संख्या के साथ जोड़ने पे प्राकृत संख्या प्राप्त होता है। तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी है कि प्राकृत को प्राकृत के साथ जोड़ने पे अगर प्राकृत मिल जाए तो हम कहते हैं कि प्राकृत संख्या का योग अब संवृत्त होता है। अगर पूर्ण को पूर्ण के साथ जोड़ने पे पूर्ण में संख्या मिल जाए तो हम कहते हैं पूर्ण संख्याओं का योग संवृत्त होता है। वैसे ही अगर पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या के साथ गुना करने पे पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए तो हम बोलेंगे पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो आपका पूर्ण मिलता है, यानी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल संवृत्त होता है। ठीक है, यानी आप एप्लीकेशन यूज करो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अगर ऐसा करने पे यानी दो संख्या आप लेते हो, सेम संख्या, है ना, एक जैसा संख्या, एक कैटेगरी का संख्या, और प्राप्त आपको वही संख्या हो तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या संवृत्त होता है ना।
तो ऐसा नहीं है कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुना किए तो सिर्फ पूर्ण ही मिलना चाहिए, अगर एक आठों कोई दूसरा मिल गया तो वो संवृत्त नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में आपको पढ़ना है संवृत्त गुण। संवृत्त गुण यही होता है कि जोड़ने पे वही चीज प्राप्त हुए, यानी पूर्ण को पूर्ण से जोड़े तो पूर्ण मिले, प्राकृत को प्राकृत से जोड़े तो प्राकृत मिले।